हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, हम लोग प्रैक्टिस सेशन की श्रृंखला में एपिसोड 13वें तक पहुंच चुके हैं और इस 13वें एपिसोड की एक खास बात यह है कि इसमें एक प्रश्न की इतनी विस्तृत व्याख्या दी गई है, एक एक प्रश्न की, कि आपको सारी चीज़ें किसी भी किसी एग्जाम में दिख जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या भैया? ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? बताइए सर, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन डी है नॉर्मन बोरलॉग। देखिए, आपको पता है नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये हरित क्रांति के जनक, क्या हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक। ये क्रांति कहाँ के लेके आए थे? ये अमेरिका में लेके आए थे। कहाँ पे? अमेरिका में। एम एस स्वामीनाथन भी क्या है? हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक हैं। और ये कहाँ लेके आए? तो ये लेके आए थे भारत में। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो आप एम एस स्वामीनाथन को मारेंगे, और अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो आप नॉर्मन बोरलॉग को मारेंगे। बात क्लियर है? ऑपरेशन फ्लड, या इसी को आप जो है कह सकते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये आया था आपका 1921-20 में, 1921-22 में आया हुआ था। तो तब से शुरू हो रहा है बेसिकली। और ये दूध की कमी को, या दूध की खपत जो बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए। बात क्लियर है? तो आप देखिए, एस रंगनाथन और आप कुरियन में कंफ्यूज हो सकता मामला कंफ्यूजन का हो। तो आइए हम जितने भी आज तक क्रांतियां आई हैं सबको पढ़ लेते हैं, किसके जनक कौन थे वो भी पढ़ लेते हैं। चलिए सर, हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन संबंधित है। इसके जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। परावनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से। रजत क्रांति कपास उत्पादन से। लाल क्रांति आपका टमाटर उत्पादन से है। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। सदाबहार क्रांति समग्र विकास के लिए। सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए। और सिल्वर फाइबर क्रांति कपास के उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अब इसमें थोड़ा सा जनक देख लेते हैं, किसके जनक है। पीली क्रांति के जनक अगर कभी आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? पीली क्रांति के जनक कौन भैया? स्वयं पित्रोदा है। बात क्लियर है? रजत क्रांति कपास उत्पादन जो कि संबंधित है, इसके जनक कौन है भैया? तो ये इंदिरा गांधी हैं। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन है, इसके जनक कौन है? विशाल तिवारी जी हैं, विशाल भैया हैं, ठीक है। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन है, इसके जनक कौन भैया? वर्गीज कुरियन है। उसके बाद आते हैं सिल्वर फाइबर, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा कपास उत्पादन संबंधित था, उसकी जो जनक है वो इंदिरा गांधी हैं। उसके बाद स्लेटी क्रांति उर्वरक को संबंधित है। किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है स्लेटी क्रांति। बात क्लियर है? वही इसको भूरी क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को भूरी क्रांति भी कहते हैं। बात क्लियर है? स्वर्ण क्रांति ये फल और शहद के उत्पादन से है, और इसके जनक कौन है? नीरपरक तूतजे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हरित क्रांति हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, भाई बादाम मसाला। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है, और इसके जनक जो है वो दुर्गेश पटेल हैं। बेसिकली आप इसको समझिए, लाल क्रांति विशाल तिवारी और झींगा क्रांति दुर्गेश पटेल। और उसके बाद नीली क्रांति मछली उत्पादन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, हरिलाल चौधरी। हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में आपसे टकरा जाए। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से है। एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज, वही जो DMCK आपका है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता को जोड़ता है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। और उसके बाद जो है इंद्रधनुषी क्रांति, ये सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु बनाई गई है। कृष्ण क्रांति पेट्रोल उत्पादन से। धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन से। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। तो आइए शुरू कर अपना देख लेते हैं इसमें क्या है शुरू में। तो भैया हमको दिख गया क्या? ऑपरेशन फ्लड, या हम कह सकते हैं कि जो दुग्ध क्रांति है उसके जनक कौन? आप डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब हैं, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, गंगा नदी पर है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए देखिए, आप अपने मन में जवाब दे लीजिए, इसमें क्या होगा? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तक हम सारे परियोजनाओं को पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे संबंधित स्थान और उद्देश्य लिखे गए हैं। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होते हैं आपके? कौन सी नदी परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल का यहाँ पे है सतलज नदी। इंदिरा गांधी सतलज और ब्यास
पोंग ब्यास पर है, दामोदर नदी पर है, हीराकुंड परियोजना महानदी, चंबल परियोजना चंबल नदी, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी, फरक्का परियोजना पाराभिमुगुलम और उसके बाद पाराभिमुगुलम अलियार ये गंगा नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, टनकपुर परियोजना महाकाली नदी पर है टनकपुर। उसके बाद आया तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, नथपा झाकरी सतलज नदी पर है। उसके बाद आता है सलाल परियोजना, ये कहाँ पे, चिनाब नदी, सलाल परियोजना। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है, कहाँ पे, थीन बांध परियोजना रावी नदी। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है, कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। बात क्लियर है। यहाँ फिर आते हैं टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पर है, कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पूजमपदा परियोजना गोदावरी नदी पर है, रिहन परियोजना रिहन नदी पर है, इडुक्की परियोजना पेरियार पर है, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है, टाटा जल विद्युत परियोजना लूनवाला बलद्वान में है, पाइकारा परियोजना पाइकारा पर है, मैटूर परियोजना कावेरी पर है, पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी पर है। उसके बाद शिव समंदर परियोजना कावेरी नदी पर है, महात्मा गांधी परियोजना शरावती नदी पर है और आपके कर्नाटक में है शरावती नदी। बात क्लियर है। काली नदी परियोजना काली नदी पर है, कर्नाटक में है। स्वर्णरेखा नदी स्वर्णरेखा परियोजना जो है स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। उसके बाद आपका आ जाता है लोकटक परियोजना, ये आपके मणिपुर में है। ठीक है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, दुलहस्ती ही पूछा है ना, चिनाब नदी। उसके बाद आपसे पूछा जाए पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर है, राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, बुखा परियोजना वांगचू नदी पर है, बगलिहार परियोजना चुनाव, बगलिहार दुलहस्ती और सलाल ये सारे वहां पे हैं। ठीक है। उसके बाद ये परियोजना किशनगंगा नदी पर है, दुलहस्ती बगलिहार और सलाल। क्या दुलहस्ती बगलिहार और सलाल ये तीनों परियोजनाएं आपकी जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये चिनाब नदी पर हैं। तो यहाँ पूछा क्या, दुलहस्ती पूछा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, मसाई जनजाति के लोग बहुत लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं जो ज्यादातर पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, मध्य एशिया में, कांगो बेसिन में या पूर्वी अफ्रीका। बताओ भैया कहाँ पाए जाते हैं मसाई जनजाति के लोग। तो ये एक चार्ट के माध्यम से इसको जान लेते हैं। देखिए अगर आपसे कभी पूछे एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो एस्किमो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। रेड इंडियन भी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती है। यांकी जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। होपी जनजाति आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। बोरो जनजाति आपके ब्राजील में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है अफ्रीका में। बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल मतलब दक्षिण अफ्रीका कह सकते हैं आप इसको। मसाई जनजाति जो है ये ऊपर सहारा साइड में पाई जाती है, तो इसको आप पूर्वी कह सकते हैं, पूर्वी अफ्रीका कह सकते हैं। ठीक है। तुआरेग जनजाति सहारा मरुस्थल, ठीक है, अफ्रीका। जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बोअर जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बद्दू जनजाति अरब के रेगिस्तान में पाई जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बद्दू जनजाति। कुर्द जनजाति ईरान और इराक में पाई जाती है। खिरगी जनजाति किर्गिस्तान में पाई जाती है। युगाधिर जनजाति साइबेरिया में। केमसिन जनजाति साइबेरिया में पाई जाती है। सेमांग जनजाति जो है मलेशिया में पाई जाती है। बेदास जनजाति जो है श्रीलंका में पाई जाती है। आइनू जनजाति जो है ये जापान में पाई जाती है। नार्डिक जनजाति जो है स्वीडन डेनमार्क और नॉर्वे में पाई जाती है। फ्लेमिश जनजाति बेल्जियम में पाई जाती है। मौरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ब्लैक फिलो जनजाति जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इंकाथा जनजाति आपको दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। याकू जनजाति आपके टुंड्रा प्रदेश में। पपुआन जनजाति जो है आपके पपुआ न्यू गिनी में। और निग्रो जनजाति आपके मध्य अफ्रीका में। अगर आपसे कभी जनजाति कहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, मेरी गारंटी है। तो भैया हमसे क्या पूछा गया था, मसाई जनजाति, ये पूछी गई थी ना। तो मसाई जनजाति आप कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका पूर्वी अफ्रीका सही हो जाता है। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसको भी हम ऐसे ही समझते हैं। देखिए सर, अगर आप सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है, ये जनसंख्या घनत्व की बात होती है। हमसे क्या पूछा, न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड आता है। तो आपके इसके हिसाब से देखिए, अगर हम इसके हिसाब से हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर। लेकिन आपको जनसंख्या संबंधित जो और चीजें वो भी समझ लेनी चाहिए। जनसंख्या का प्राचीनतम उल्लेख जो है मेगास्थनीज की इंडिका में कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अबुल फजल के आईने अबगरी मिलता है। मतलब बहुत पुराने समय से जो है ये इसका जनसंख्या का उल्लेख मिल रहा है। जनगणना भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है संघ सूची के 99 विषयों में से
विषय संख्या 69 पर उल्लिखित है। विषय जो विश्व जनसंख्या है वो बेसिकली 11 जुलाई को मनाई जाती है, और जो जनगणना का कार्य है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जो है जनगणना विभाग द्वारा भारत के पंजीयन एवं जनगणना आयुक्त के निर्देशन में ये होता है। ठीक है, जनगणना कार्य से संबंधित सूचनाएं सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नहीं की जा सकती। ये यूपी पीसीएस का प्रश्न रहा है। विश्व में आधुनिक तरीके से प्रथम जनगणना जो है ये 1790 में की गई थी, पहली दफा अमेरिका में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, और उसके बाद अगर सतत जनगणना की बात करें तो 1881 से रिपन के काल में हुई थी। बात क्लियर है। 1872 में प्रथम जनसंख्या जो जनगणना संचालित की गई थी, जिसमें व्यक्तियों से जाति से संबंधित प्रश्न भी शामिल थे। मतलब जो जातीय जनगणना चल रही थी ये आज से नहीं, जैसे अभी बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने जो है जातीय जनगणना पर रोक लगा दी। क्यों रोक लगाई भैया? तो उसने ये कारण दिया कि जाति के आधार पर ऐसे बंटवारा हो जाएगा। बात क्लियर है, तो फिलहाल रोक लगा दी गई है। भारत में जाति आधारित जनगणना जो है 1881 से ही आरंभ हुआ कि 1947 में भारत आजाद हुआ, तो 1951 से कंटिन्यूइंग फॉर्म में जनगणना चल रही है। लेकिन ये बेसिकली जो है आपका 1881 से कंटिन्यूइंग फॉर्म में 1872 में पहली बार हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश काल में आयोजित अंतिम जातीय जनगणना जो थी 1931 में थी। मतलब जातीय जनगणना 1931 में होने के बाद क्या हुआ, क्लोज हो गया था। उसके बाद जातीय जनगणना नहीं हो रही थी, जनगणना बस मात्र रही थी। आइए इधर देख लेते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल है, मिजोरम है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल है और मिजोरम है। मतलब पुरुष और महिला अगर बात करें सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ पे हैं तो बेसिकली केरल में है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। मतलब राजस्थान के पुरुष पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये डाउन हो जाता है। ठीक है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जो राज्य हैं, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य, तो अब ऐसे समझिए साक्षरता दर वाले राज्य जो है तो इसमें राजस्थान आपका है, महिलाओं को कम पढ़ाया जाता है, बिहार है, झारखंड है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सरचिप मिजोरम का है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका बिहार है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। बात क्लियर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, प्रति वर्ष 17 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। ये आप कह सकते हैं सबसे पूर्वी पॉइंट है। भारत में लिंगानुपात क्या है? तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, और शिशु का लिंगानुपात जो है 919 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें, सर्वाधिक जो है लिंगानुपात तो वो केरल राज्य में है, उसके बाद तमिलनाडु आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद। ठीक है, उसके बाद आप मतलब यहाँ पे लिंगानुपात मतलब 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, 84 महिलाएं ऐसे रह रही हैं। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात जो है आपका हरियाणा में है। मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो ज्ञान की कमी है, इसीलिए तो लोग इसीलिए नारा हरियाणा शुरू किया गया था। आप एक योजना चली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेसिकली हरियाणा से क्यों चलाई गई थी? उनका मूल उद्देश्य ये था कि यहाँ के जो लिंगानुपात है उसमें लड़कियों को कहीं ना कहीं पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लिंगानुपात अभी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? माहे पुदुचेरी में है, पांडिचेरी। 1176 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और न्यूनतम लिंगानुपात जो है दमन में है 533। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली, दमन दीव। बात क्लियर है? तो यहाँ से हो गया। अब आइए यहाँ पे आपका आंसर हो गया। 5वें नंबर चलते हैं। क्या भैया 5वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसें हैं? मीथेन, ओजोन, ये सभी, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ भैया, ये तीनों सही है। अब इसको आप ऐसे आइडिया मत लगाइए, मैं फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, इसके बाद आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए साहब, ये आपका सूर्य है, आपको पता है सनलाइट यहाँ आई और जो चीजें जो वायुमंडल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ऊपर भेज देता है एब्जॉर्ब करने के लिए, और लेकिन वो ऊपर नहीं जाकर के फिर नीचे चली आती हैं, वही हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कौन है? CH3 है, CO2 है, CF है, और उसके बाद NO2 है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, और उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही आपका जो ताजमहल है वो बेसिकली रंगहीन होता चला जा रहा है। ठीक है, अब ये आप समझ लीजिए, मीथेन
नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद आपका ओजोन O3 आता है, उसके बाद आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। ये इतने ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, मीथेन भी दिया है, इसको आप CH3 बोल सकते हैं, ठीक है, CH4, ओजोन भी दिया है और CO2, मतलब ऑप्शन सी इसमें क्या है, सही हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। छठवां क्या भैया, कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? बफर स्टॉक रख रखाव, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सभी बताओ भैया क्या है इसमें सही। सही इसमें आप किसको मानेंगे? देखिए, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार ने जो है ये 3 नीतिगत उपाय किए हैं, ठीक है। पहला उपाय आपका जो है आपका यही है, बफर स्टॉक रख रखाव, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको MSP बोलते हैं, सभी उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? गेहूं, कॉफी, चाय या चावल? बताइए। ये आप ऐसे देखिए, इसको ऐसे मत समझिए, इसको ये समझिए कि आप ऐसी कौन सी खेती करते हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अभी हम लोग गांव में है, अभी धान बैठा है, क्या बैठा है, धान बैठा है। अब धान में क्या, अगर हम बैठा रहे हैं मतलब रोपाई कर रहे हैं तब भी इसमें पानी लगना है, रोपाई का 10 दिन बाद पानी देना है, 10 दिन बाद फिर 10 दिन बाद पानी देना है। अगर बरसात नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है और किसान क्या करता है, किसान ऐसे ही घुट घुट के मर जाता है। ऐसा तो गेहूं में होता नहीं है। गेहूं में क्या किया, आप हल्का सा ओदो हुआ, आप मतलब हल्का सा शुष्क हुआ, आप बो दिए, मतलब बुआई आपने कर दिया। वो चाय और कॉफी में भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चावल, अगर आपको धान की खेती करनी है तो आप धान किससे होगा, चावल, धान से तो चावल होगा ना। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर है मेरे भाई। चलिए सर आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर। 8वां में क्या है, कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? संघ, राज्य या स्थानीय? देखिए सर, अगर हम ऐसे चार्ट बनाएं तो जो हमारा संघ है ये यहाँ पे होगा, संघ कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा संघ, ठीक। यहाँ पे होगा आपका राज्य और यहाँ पे आपका हो जाएगा स्थानीय शासन प्रणाली, जो स्थानीय शासन है, और यहाँ पे हो जाएगी जनता। अब बताइए सर, जनता के करीब कौन होगा, स्थानीय होगा, राज्य होगा या संघ होगा? बताइए सर। देखिए, अगर हम बात करें इसमें तो जनता यहाँ है। सबसे पहले आप ग्राम प्रधान के पास जाएंगे, BDC जो आपके होंगे ग्राम पंचायत को, उनके पास जाएंगे आप। उसके बाद जिला पंचायत पर जाएंगे, उसके बाद आप किसी सांसद विधायक के पास जाते हैं ना। तो बेसिकली अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या राइट आंसर होगा। जो कौन सी सरकार आम लोगों सबसे करीब है, तो वो बेसिकली स्थानीय सरकार, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी के। बताइए सर इसमें क्या राइट आंसर होगा, इसमें किस चीज को आप राइट आंसर मानेंगे? देखिए, अगर हम इसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लें तो इसमें आपको पता लग जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ बात कर लें विटामिन ए की, किसकी बात कर लें भैया, विटामिन ए, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है रक्तस्राव रोधी विटामिन। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है, संक्रमण खतरा होता है, जीरोथैलेमिया बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मोतियाबिंद होता है, त्वचा शुष्क व सल्की हो जाती है। विटामिन B1 इसको थायमीन बोलते हैं, ठीक है, बेरी रोग उसकी कमी से होता है। B1 राइबोफ्लेविन होता है, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B1 थाई, B2 राई, है ना। उसके बाद B3 से त्वचा पर दाद जो होती है वो हो जाता है। अभी जैसे आंखों का लाल होना हो रहा था तो विटामिन B2 कमी से हो रहा था। B5 से बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना, और विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता, त्वचा रोग होता है। विटामिन B7 बायोटिन उसको बोला जाता है, लकवा होती, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। उसके बाद विटामिन B12 की बात करते हैं, एनीमिया होता है, पेचिश रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी के रिकेट से ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना, और विटामिन के रक्त थक्का का न जमना। तो ऑप्शन विटामिन के अगर आपको दिख रहा होगा कहीं पे तो आप ऑप्शन के क्लिक कर दीजिए, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ई से जनन शक्ति की बात होगी, बी कई प्रकार के, ए से आपका अभी बता ही दिया हमने, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं 10वां पे। भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में या चेन्नई में? भारत पर मुख्यालय भारत में जो मुख्यालय स्थित है उसको जानने से पहले देखिए, पहले हम थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। जैसे आप बात कर लेते रहे हैं UNO की, UNO का मुख्यालय आपका 1935 में कहाँ स्थापित हुआ था? न्यूयॉर्क में।
IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें क्या 1945 में भी स्थापित हुआ वाशिंगटन डीसी में। बात करें विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1945 कहाँ पे, विश्व बैंक, मतलब IMF मुद्रा की बात होगी तो वाशिंगटन डीसी की बात होगी, और सबको संयुक्त करने की बात होगी तो न्यूयॉर्क करेगा सबको संयुक्त। उसके बाद WTO विश्व व्यापार संगठन 1995 में, पहले ही इसका नाम GATT गैट हुआ करता था, जो बाद में परिवर्तित 1995 जिन्हें ये हुआ विश्व व्यापार मंडल या विश्व व्यापार संगठन। तो 1995 में जब मेरा जन्म हुआ था तब इसका गठन हुआ था। जिनेवा में इसका है। ADB एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापना हुई मनीला में। ILO मतलब क्या, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी कहाँ पे है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, जिनेवा में है। और आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है, ये जकार्ता में स्थित है। नाफ्टा की बात करें 1992, APEC की बात करें 1989, यूरोपियन यूनियन की बात करें जो अभी टूट चुका है, बहुत सारे अलग अलग हो गए हैं, ब्रिटेन इससे अलग हो गया तो ब्रुसेल्स इसका है। नाटो जो है आपको 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा में है, ठीक है। और उसके बाद जो है OPEC की बात करें तो OPEC 1960 में बना वियना में। दक्षिण सार्क जो 1985 में बना था ये काठमांडू में। G15 जो है ये जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और उसके बाद OECD का मुख्यालय पेरिस में है। SM का मुख्यालय 1996 में है। ACU तेहरान में है। उसके बाद हम बात करें UNHCR की जिनेवा में है। UNHRC जो है आपका जिनेवा में भी है। यूनेस्को की बात करें तो आपका पेरिस में है। खाद्य एवं कृषि संगठन आपका रोम में है। विश्व डाक संघ जो है आपका बर्न में है। संयुक्त राष्ट्र बाल सेफ यूनिसेफ जिसको बोला जाता है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और उसके बाद यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में। और अगर हम बात करें UNHRC तो जिनेवा में है। UNHCR ये भी आपके जिनेवा में है। बात क्लियर है। IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण ये भी आप कहाँ पे, वियना में है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो WIPO है ये जिनेवा में स्थित है। बात क्लियर है। बिम्स्टेक की बात करें 1997 गठन हुआ था। नेम इंटरपोल का मुख्यालय अगर बात करें हम तो ये आपको 1923 में स्थापना हुई थी, लियोन फ्रांस में स्थित। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसका क्या है मुख्यालय अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है मुंबई तो होगा नहीं, कलकत्ता होगा नहीं, चेन्नई, नई दिल्ली चूंकि सेंट्रल राजधानी यहीं पे आपका इसका मुख्यालय है। बात क्लियर है। इसका मुख्यालय यहीं पे बनाया गया है, ठीक है। ये बेसिकली 1948 में जो है ये बनाया गया था यहाँ पे मुख्यालय, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन संगठन दुनिया के लोगों की शिक्षा के लिए काम करता है। यूनिसेफ, यूनेस्को, रेड क्रॉस या WHO। तो भैया WHO जो है ये हेल्थ के लिए काम करता है। रेड क्रॉस जो है ये भी बेसिकली हेल्थ के लिए काम करता है, लेकिन जैसे महामारी जहाँ होती है वहाँ पे ये काम अच्छा काम करता है। यूनेस्को जो है विश्व धरोहर को संरक्षित करने के लिए, क्या, विश्व धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए। यूनिसेफ बेसिकली इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका A ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका यूनिसेफ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न लेते हैं। 12 नंबर क्या भैया, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय पर लिखी गई है। नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र या गणित। तो आपको पता है कि जो प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती है यह जो है गणित और खगोल शास्त्र, क्या, गणित प्लस खगोल शास्त्र, गणित प्लस खगोल शास्त्र ये दोनों इसमें समाहित हैं। खगोल शास्त्र पर लिखी गई है। जो भारतीय गणितज्ञ, इसको लिखने वाले कौन थे, इसको लिखने वाले थे भास्कर। कौन थे, इसको लिखने वाले भास्कर। भास्कर अभी आ जाता भास्कर प्रथम की भास्कर द्वितीय, तो लिखने वाले भास्कर द्वितीय थे, ठीक है। उल्लेखनीय है कि 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ किया गया। आपको पता है कि भास्कर ने जो है गणित और खगोल शास्त्र के ऊपर क्या लिखा था, तो भैया ये लिखा था लीलावती, लीलावती। और आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि लीलावती जो गणित के क्षेत्र में इसके क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाना है तो 2020 से जो है ये लीलावती पुरस्कार भी शुरू हुआ। क्या, लीलावती पुरस्कार, लीलावती पुरस्कार भी 2020 से शुरू हो गया है, ठीक है। और तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने इसको शुरू किया, शुभारंभ किया गया कि महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक अभिनव शिक्षा कार्यक्रम है। इसमें 625 श्लोक हैं और साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। बात क्लियर है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा भैया, आपका इसमें गणित ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। अगला क्या भैया, गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है। यह भारत का पहला संचार उपग्रह है, गलत बात।
इससे यह इसरो द्वारा विकसित एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। देखते हैं। ऑप्शन सी, भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। ऑप्शन डी है, यह बृहस्पति तक भारत का पहला मिशन। देखिए सर, अगर हम बात करें किसकी, गगनयान की, है ना। अगर हम गगनयान की बात करते हैं तो गगनयान जो ये भारत का, अगर हम बात करते हैं किसकी, ऐसे आप समझिए गगनयान, अभी चंद्रयान गया है ना अपना, अभी 23 तारीख को लैंड करेगा, तो उसके विषय में लेकर के वीडियो हम आएंगे, ठीक है। गगनयान, तो इसके विषय में पहला नोट कर लीजिए, भारत का क्या, भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष यान है। और इस गगनयान को विकसित कौन किया है, तो यह इसरो ने विकसित किया है, ठीक है। इसके तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को जो है पृथ्वी के निम्न भूकक्षा में भेजा गया था, ठीक है। अब आप समझिए गगनयान, तो अब इसमें भारत का पहला संचार उपग्रह, तो गलत हो गया। क्या है, भारत का स्वदेशी मानव अंतरिक्ष यान है। यह इसरो द्वारा विकसित एक ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, ये भी गलत हो गया। बृहस्पति तक भारत का पहला मिशन है, आपका ये भी गलत हो गया। इसमें सही क्या है, भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। ऑप्शन सी क्या है, सही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, प्रसिद्ध चोटी गार्डविन ऑस्टिन किस श्रृंखला में स्थित है, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम या जास्कर। इसको ऐसे आप याद करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं, ठीक है सर। चलिए इधर आते हैं हम लोग। आपको पता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपका काराकोरम चोटी है, ये आपका गार्डविन ऑस्टिन है, तो यही पे ये गार्डविन ऑस्टिन, आपका ये गार्डविन ऑस्टिन है, काराकोरम की चोटी ये है। तो ये बेसिकली उपस्थित तो इसी पे है। ये आपका लद्दाख रेंज है, ये जास्कर है, ये ग्रेट हिमालय है, ठीक है। ये ग्रेट हिमालय ऐसे आपको चला आएगा। तो नंदा देवी ग्रेट हिमालय, ठीक है, ये उत्तराखंड में नंदा देवी आपकी अवस्थित है। उत्तराखंड ही तो है, नंदा देवी यहाँ उपस्थित है। यहाँ पे आपका कंचनजंगा जो है, केटू जिसको, सॉरी हाँ कंचनजंगा इसको बोलते हैं, केटू आपका यहाँ पे है, गार्डविन ऑस्टिन यहाँ पे पीओके में है, ये कंचनजंगा है। और यहीं पे क्या, ये जो है आपका सबसे अपेक्स पॉइंट ऑफ मतलब अपेक्स पॉइंट है इंडिया का ये, ठीक है। पीर पंजाल तो यहाँ इसका संभव नहीं है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो है, आप ये अवस्थित है आपका, जैसे अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे काराकोरम है। क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो काराकोरम है, यही ना काराकोरम, तो भैया ये है आपका काराकोरम। तो यहीं पे आपके काराकोरम, यहीं पे आपके अवस्थित है। काराकोरम में ही क्या, गेडू मतलब केटू गार्डविन ऑस्टिन है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पामीर का पठार है, यहाँ हिंदुकुश पर्वत है, और यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको, हमारे मतलब का तो है नहीं बेसिकली। यहाँ पे आप चले आइए, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट आपका, इसको सह्याद्री बोलते हैं। ये आपका पूर्वी घाट है, यहीं पे आपका उत्तरी सरकार तट है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अनाईमुडी है, ये आपका कार्डेमम है, या ये कह सकते हैं गरम मसालों का जो एक क्षेत्र पाया जाता है केरल और तमिलनाडु से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। काराकोरम इसमें राइट आंसर है। क्या भैया, काराकोरम कहाँ पे है, काराकोरम आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, भारत में मवेशियों के इलाज के लिए कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जो कि गिद्धों के लिए घातक पाए गए, जिसके कारण उनकी आबादी में तेजी गिरावट आई। इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डाइक्लोफेनाक और पेनिसिलिन। बताइए सर इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें इसकी पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन जो है आप इसका यूज़ करते हैं, नॉर्मल बेसिक यूज़ तो होता ही है इसका। ये जानवरों के लिए, सबके लिए, मनुष्यों के लिए प्रयुक्त होती है पेनिसिलिन, दर्द निवारक के टाइप काम आती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये आँख में आता है, इरिथ्रोमाइसिन भी, ये दोनों मिल करके आँख में जो है, जैसे कभी कभी चीज़ें होती है तो वो इरिथ्रोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, जल के रूप में, शुद्ध मतलब उस टाइप का। तो इसमें डाइक्लोफेनाक जो है, ये बेसिकली इसके जो है ये दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जो कि गिद्धों के लिए खतरनाक पाई गई। तो इसको अभी बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसमें, सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वो 34वें मूल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित थे, लखनऊ, बलिया, बैरकपुर और मेरठ। बताओ सर ये कहाँ पर ये हुआ था जब जो है मंगल पांडे विद्रोही हुए थे। तो ये जाहिर सी बात है आपका 1857 की क्रांति आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो सबसे मतलब ये कह सकते हैं कि मंगल पांडे के नेतृत्व में ही, किसके, मंगल पांडे के नेतृत्व में ही जो है ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पहली बड़ी घटना यहाँ पे घटी थी। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है
गाय की चर्बी से, जो गाय की चर्बी से कारतूस बना हुआ था उस खाने उसको मतलब उसको काटने से विरोध कर दिया, गाय हमारी माता, उसका विरोध कर देंगे, जिसके लिए मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। वो पूछा गया 34वीं मूल नेटिव इन्फेंट्री जो है ये पैदल थे, पैदल सैनिक थे। तो ये बेसिकली बलिया में नहीं थी, बलिया में तो चित्तू पांडे ने, अगर आप पांडे से कंफ्यूज, चित्तू पांडे जो है ये बलिया में स्वतंत्र सरकार की स्थापना किए थे, जो दूसरी सबसे लंबी चलने वाली सरकार थी, ठीक है। बैरकपुर में विद्रोह हुआ था, मेरठ में विद्रोह हुआ था, लेकिन बात करें अगर ये कहाँ पे, जैसे लखनऊ समझौता, लखनऊ विद्रोह, कई चीजें हुई थी, लेकिन अगर यहाँ पे इनकी बात करते हैं मंगल पांडे की, तो ये बेसिकली जो है ये मेरठ में इनकी, सॉरी ये जो इनकी जो रेजिमेंट थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये बैरकपुर में थी। ये पूछा गया प्रश्न, पीसीएस में कई दफा प्रश्न आया हुआ है। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? बीरबल को, राजा मान सिंह को, राजा टोडरमल या खयाम? देखिए अगर हम बात करें भू राजस्व प्रणाली का, तो भू राजस्व प्रणाली मतलब ये कह सकते हैं कि भू राजस्व में जो सारी चीजें होती हैं, आप एक बात समझिए कि भू राजस्व प्रणाली अगर सबसे पहले श्रेष्ठतापूर्वक किसी ने लागू किया था तो वो थे शेर शाह सूरी। कौन था? शेर शाह सूरी जो था वो बेसिकली लागू किया था। और इन सब में एक व्यक्ति जो टोडरमल था, कौन? टोडरमल। इसने क्या किया था? टोडरमल जो है, टोडरमल ने शेर शाह के दरबार में सेवा दी थी पूर्व में, और ये भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत, क्या भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की जो शुरुआत थी इन्होंने करी थी, ठीक है। इसको प्रायः जो है ये जो प्रणाली थी इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, टोडरमल बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। बात क्लियर है? तो शेर शाह सूरी के यहाँ टोडरमल रहते थे, भू राजस्व की जब्ती प्रणाली उन्होंने अपनाई थी। तो आपका इसमें यही बाद में जब शेर शाह नहीं रहा तो वो चले गए आपके राजा जो टोडरमल थे, ये काम किए जो है अकबर के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 18वां, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हलावीडू में है, असम में है, हम्पी में है, बदामी में है। असम में तो माँ कामाख्या का मंदिर है, माँ कामाख्या का मंदिर है। बात क्लियर? असम में। लेकिन अब यहाँ पे बात करें हम, कैसे हम्पी आपको याद होगा विरूपाक्ष मंदिर, तो यहाँ देखिए इतना बड़का लिखा है, इतना बड़का लिखा है। विरूपाक्ष मंदिर है कहाँ पे? तो ये बेसिकली है आपका हम्पी। कहाँ पे है? हम्पी में है। ये कहाँ पे है? हम्पी में है। देख रहे हैं आप, ये इतना भव्य मंदिर जो है ये बेसिकली हम्पी में ही है, ठीक है। चलिए सर इसमें देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, हम्पी। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है? फ्रेयान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर? बताइए क्या इसमें आप प्रयोग करते हैं घर में अपने? देखिए अगर हम बात करें सल्फर, ये सब सारी चीज़ें, तो चूंकि जो रेफ्रिजरेटर होता है इसमें हम कोई भी चीज़, कोई भी खाद्य पदार्थ जो है वो प्रिजर्वेशन के लिए रखते हैं, संरक्षण के लिए रखते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थ हो गया, बर्फ जमाने के लिए, या मेडिसिन स्टोर के लिए, या कोई आप जैसे मीट को वो करना है, स्टोर करना है, फिश को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये मतलब इसमें आप रख देंगे तो आपका ये जो रेफ्रिजरेटर है ये आपको ठंडा करते रहेगा। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर में जो लगा होता है ये सब करने के लिए वो होता है फ्रेयान। क्या है? वो होता है फ्रेयान। फ्रेयान जो है, फ्रेयान रेफ्रिजरेंट का उपयोग जो है ये घरेलू रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर, 20वां में क्या भैया? निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा या विंध्य? अभी हम लोग कुछ देर पहले, आप इस प्रश्न पे आएंगे, 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, आप इस प्रश्न पे आएंगे तो जो आपका अभी हमने बताया ना, ये जो आपका ईस्टर्न घाट है, क्या ये आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ पे माफ करिएगा, जो आपका वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट जो है, इसको हमने क्या कहा? ये सह्याद्री है। सह्याद्री क्यों बेसिकली हुआ, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। जैसे जब भारत पहले यहाँ पे था, पहले हमने बताया था ना, भारत जो है पहले गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था। बाद में जब ये खिंची जो चट्टानें थी, जैसे ये इधर खिंची, ये इधर, ये अपना इधर खिंची, और ये चट्टान जो थी ये इधर खिंची, सिंहभूम वाली चट्टान अपनी इधर खिंची, और यहाँ पे जो है धारवाड़ ये था, तो ये जब इधर उधर चट्टान, तो यहाँ पे आपका रिफ्ट वैली के निर्माण हुआ, नर्मदा, गोदावरी, ये सब सारी चीज़ें हुई, महानदी, रिफ्ट वैली।
तो उसके बाद ये तो इधर चला गया, तो ये बेसिकली यहाँ से टेथिस सागर से उठा, अपना 2 प्लेटें लड़ी और ये हिमालय बन गया। यहाँ पे जो पार्ट था वो हमारा चला गया समुद्र में, यहाँ समुद्र में चला गया और ये यहीं से उठा दिया। इसीलिए आप देखते होंगे जो नदियां हैं वो बेसिकली आपके पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, कारण यही आपका है। ढाल इधर बन गया, यहाँ उठ गया और जो उसका पार्ट था वो चला गया समुद्र में। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वही क्या कहलाया, सह्याद्री कहलाया। बात क्लियर है? इसलिए ये कहा जाता है जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अब आइए अपने प्रश्न पे, देखिए क्या था भैया, सह्याद्री कहा किसको कहा जाता है, तो ये बेसिकली पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी घाट, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। आज क्लास आपके यहाँ से बहुत मेहनत करके बनानी पड़ी, जो कि कई दफ़ा लाइट कटना, आना जाना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्लास आप देखिए, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, शेयर करवाइए और बढ़ाइए। परिवार लंबा होगा तो और बढ़िया होगा, काम करने में मजा आएगा। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आप जो है इसको शेयर भी करेंगे। ठीक है, वो बहुत बहुत धन्यवाद।